रामनगर में रतन अपनी पत्नी के साथ रहता था। रतन बहुत ही भोला था, इसलिए उसका भाई मदन हमेशा उसे बेवकूफ बनाकर अपना काम करवा लिया करता था और रतन की पत्नी दिन रात अपने खेतों में काम किया करती थी। रतन की पत्नी लता रतन को हमेशा समझाया करती थी कि उसका बड़ा भाई मदन उसे अक्सर बेवकूफ बना देता है। लता, तुम मदन भैया को गलत समझ रही हो। वो भला मुझे बेवकूफ क्यों बनाएंगे? मैं उसका छोटा भाई हूँ। आपको समझाना बेकार है, आप नहीं समझोगे। मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, आप जाकर सब्जी ले आना। ठीक है भाग्यवान, तुम खाना बनाने की बाकी की तैयारी करो। मैं अभी जाकर जल्दी से सब्जी लेकर आता हूँ। लेकिन गांव वाले की बात सुनकर कहीं और काम करने मत लग जाना। ठीक है, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं सीधा सब्जी लेकर ही आऊंगा और कहीं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। इतना कहकर रतन सब्जी लेने के लिए निकल जाता है। थोड़ा आगे चलते ही रतन का बड़ा भाई मदन मिल जाता है। अरे भाई रतन, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? भैया कुछ नहीं, लता ने कुछ सब्जी मंगवाई है, बस वही लेने जा रहा हूँ। रतन की ये बात सुनकर मदन अपने मन में सोचता है, अरे ये सब्जी लेने जा रहा है तो जरूर इसके पास पैसे होंगे। क्यों ना मैं वो पैसे रतन से लेकर आज मैं अपनी पत्नी के लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर जाऊं। क्या हुआ भैया, आप किस सोच में डूब गए? अरे कुछ नहीं रतन, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। बताओ बताओ भैया, क्या परेशानी है आपको? अरे कुछ नहीं रतन, चिंटू बहुत बीमार है और उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तू सब्जी लेने जा रहा है ना, तो तेरे पास पैसे भी होंगे। तो तू ऐसा कर, वो पैसे मुझे दे दे। तू और लता आज घर पर दाल चावल ही बना लेना। तू वो पैसे नहीं देगा तो चिंटू के लिए दवाई मैं नहीं ला पाऊंगा। लेकिन भैया, अगर ये पैसे दे दूंगा तो लता मुझे डांटेगी। अच्छा, मतलब तेरे लिए चिंटू कुछ भी नहीं है? वो तेरा बेटा नहीं है, इसलिए तू पैसे नहीं दे रहा है? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप ये पैसे ले लीजिए। आज हम लोग दाल चावल से ही काम चला लेंगे। उन पैसों से आप चिंटू के लिए दवाई ले जाइए। भगवान तुम्हारा भला करे रतन। ठीक है, मैं दवाई लेकर जाता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ऐसा कहकर मदन वहां से चला जाता है और रतन भी वापस अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी लता को सारी बात बता देता है। वो सब तो ठीक है, पर मुझे नहीं पता। आज मैं बिना सब्जी के खाना नहीं खाऊंगी। अब आप ही जाकर पैसे कमाइए और मेरे लिए सब्जी लेकर आइए। लेकिन मैं कहाँ से लेकर आऊं पैसे? इस वक्त तो मुझे कोई काम भी नहीं देगा। आप जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ और गांव में लाकर बेचो। मुझे नहीं पता, मुझे चुपचाप से सब्जी लाकर दो। अरे अरे भाग्यवान, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, जा रहा हूँ मैं। रतन जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद रतन को एक साधु बाबा दिखाई देते हैं, तो वो उनके पास जाता है। प्रणाम साधु बाबा, आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम बहुत ही भले इंसान हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है तुम अपनी पत्नी के डर से आए हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने जो पैसे दिए थे वो पैसे तुमने तुम्हारे बड़े भाई को दे दिए, इसलिए तुम यहाँ लकड़ियाँ लेने आए हो। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हो। फिर तो आप मेरी परेशानियों के बारे में अच्छे से जानते ही होंगे। मेरी पत्नी कहती है सब लोग मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। क्या सच में लोग मेरा ज्यादा फायदा उठाते हैं? ये बात सच है क्या? हाँ रतन, सभी गांव वाले और तुम्हारा बड़ा भाई सब तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं और वो सब तुमसे काम करवा लेते हैं। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो बीज देता हूँ
तुम उन बीजों को अपने खेतों में जाकर डाल देना। उन बीजों से एक जादुई फसल तैयार हो जाएगी। फिर रतन बीजों को लेकर वहां से चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कुछ भी बोलो, लेकिन कल सुबह होते ही मैं इन बीजों को खेतों में डाल दूंगा। फिर देखते हैं कि सच में इन बीजों से जादुई फसल उगा सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर दोनों पति पत्नी अपने बैलों के साथ खेतों की तरफ निकल जाते हैं। खेत पहुंचकर पूरे खेत में इन बीजों को डाल देते हैं और शाम होने पर दोनों वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं जादुई फसल को देखने खेतों में जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी तो देखूं कि ये जादुई फसल कैसी होती है और ये कोई फसल होती भी है या नहीं। फिर दोनों पति पत्नी अपने खेतों की ओर चले जाते हैं। वो दोनों खेत पहुंचकर अपने खेतों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, सच में ये तो जादुई फसल है। कल बीज डाले और आज फसल भी हो गई। हाँ हाँ भाग्यवान, अब अपने भी जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद फसल पक जाती है। रतन उन फसल को काट कर बाजार में बेच देता है। कुछ ही दिनों में रतन झोपड़ी की जगह अपना खुद का बड़ा सा घर बनवा लेता है। लेकिन जैसे ही ये बात उसके बड़े भाई मदन को पता चलती है, अरे ये रतन अपने खेतों में कैसे खेती कर रहा है? उसने देखते ही देखते फसल बेच बेचकर इतना बड़ा घर बनवा लिया है। जरा मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी फसल उगाता है वो। इतना बोलकर मदन रतन के खेतों की ओर निकल जाता है। वो भी रतन के खेतों को देखकर हैरान हो जाता है। ना जाने भगवान को इस बेवकूफ रतन में क्या दिख गया जो इसको इतना धनवान बना दिया और मुझे है कि इतना गरीब का गरीब रख दिया। मुझे तो इसकी ये फसल और इतना बड़ा घर देखकर बहुत जलन हो रही है। अब इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मदन ये बोलकर अपने मन में ठान लेता है कि अब वो अपने छोटे भाई रतन की जमीन को खराब कर कर ही दम लेगा। फिर एक दिन रात होने पर मदन बहुत सारे कीड़े मकोड़े को जमा करके अपने छोटे भाई रतन के खेतों में छोड़ देता है, जिस वजह से रतन की सारी फसल खराब हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर रतन और लता जब अपने खेतों को देखने आते हैं तो वो अपनी फसल को खराब देखकर हैरान हो जाते हैं। ये क्या हो गया अपने खेतों में? इतने सारे कीड़े मकोड़े कहाँ से आ गए, जिसकी वजह से इतनी सारी फसल खराब हो गई और अपना घर खर्चा केवल अपने खेत से ही तो चलता है। अब अपना क्या होगा? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, ये कीड़े मकोड़े ही तो है। भला प्रकृति आपदा को कौन रोक सकता है? हम इसका कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे। रतन शहर से कीटनाशक दवाई लाकर अपने खेतों में डाल देता है और कुछ ही दिनों के बाद फिर से उसके खेतों में अच्छी फसल तैयार हो जाती है। ये सब देखकर उसका बड़ा भाई मदन जल भुन जाता है। ऐसे यहाँ खड़े खड़े जलने से कुछ नहीं होगा। आपसे तो एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। जहाँ आपने ये कीड़े मकोड़े रतन के खेतों में छोड़े, वहीं उसके कीटनाशक दवाई लाकर अपनी पैदावार और बढ़ा ली। अब तो उसके खेतों में और अच्छी फसल हो रही है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपने तरीके से पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, उसकी फसल का राज उसी से पूछूंगा। क्योंकि तुम्हें पता है ना, रतन थोड़ा पागल है और वो मुझे भगवान मानता है। भगवान की तरह पूछता है वो मुझे।
वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मैं कल जाकर सुबह उसे सब कुछ पूछ लूंगा, तो वो मुझे सब कुछ ऐसे ही बता देगा कि उसकी इतनी अच्छी फसल कैसे हो रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर जब रतन अपने खेतों की ओर जा रहा था तो उसका बड़ा भाई मदन उसे रास्ते में रोक लेता है। अरे रतन, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तू अकेला अकेला ही इतना अमीर होता जा रहा है। तुझे जरा सा भी बड़े भाई का ख्याल नहीं आया। तूने एक बार भी मुझसे आकर नहीं पूछा कि भैया आप कैसे हो। तू पैसे कमाकर इतना घमंडी हो गया है और तू अपने खेतों में कैसे फसल उगा रहा है कि तेरी फसल इतनी अच्छी हो रही है और तूने देखते ही देखते इतना बड़ा घर भी बनवा लिया। क्या कर रहा है तू आखिर ऐसा? अरे भैया, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे बड़े भाई हो। फिर रतन अपने बड़े भाई मदन को साधु बाबा वाली बीजों के बारे में सब कुछ बता देता है। अच्छा, इसका मतलब वो एक चमत्कारी बाबा है। हाँ भैया, आपको भी एक बार उस बाबा से जाकर मिल लेना चाहिए। वो बहुत ही अच्छे और भले बाबा है। वो आपकी भी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, चलो भैया, अब मुझे खेत में जाना है, मुझे देरी हो रही है। ऐसा कहकर रतन वहां से चला जाता है। अब देखता जा रतन के बच्चे, मैं क्या करता हूँ। तूने जादुई फसल उगाकर बहुत ही पैसा कमा लिया है, लेकिन अब नहीं कमा पाएगा। मदन ऐसा सोचकर वहां से सीधा जंगल की ओर चला जाता है और बाबा को ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर बाद बाबा उसे पेड़ के नीचे बैठे मिल जाते हैं। अरे बाबा, आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत ही परेशान हूँ। दरअसल मेरे गांव में एक आदमी है, वो बहुत ही बुरा है। वो हर किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अपना हुक्म चला रहा है और हमारे गांव के सभी लोगों के खेत उसके पास गिरवी रखे हुए हैं। हम तो बस हमारे जमीन के छोटे से टुकड़े पर ही खेती कर रहे हैं। अब बाबा, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी चीज दे दे जिससे मैं जैसे ही उसके खेतों में वो चीज फेंकूं, उसकी सारे खेतों का नाश हो जाए। और कुछ मुझे ऐसी चीज दे दीजिए जिससे मैं जैसे ही अपने खेतों में डालूं, खेत लहरा उठे। मदन की ये बात सुनने के बाद वो साधु बाबा मदन को 2 पोटली दे देते हैं और मदन जल्दी से वो पोटली लेकर वहां से चला जाता है। अरे मूर्ख आदमी, जिसकी फसल खराब करने जा रहा है तो भूल गया वो जादुई फसल मेरे ही दिए बीजों से उगाई हुई है। और तू इतनी जल्दीबाजी में मेरे यहाँ से गया है, तूने ये तक नहीं पूछा कि कौन सी पोटली में क्या चीज है। फिर मदन चुपचाप अपने घर आ जाता है और आकर पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे वाह, आपने अपनी जिंदगी में सबसे समझदारी का काम आज ही किया है। अब आज रात होते ही आप चुपचाप से जाकर रतन के खेतों में ये छिड़क देना ताकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाए। अब तो अपने खेतों में भी अच्छी फसल आने वाली है। अब हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सुन लो जी, आप मेरी बात, अपनी फसल कटाई होते ही अपने लिए सबसे पहले बहुत सारी गहने बनवाऊंगी। ऐसे गहने बनवाऊंगी कि पूरे गांव में किसी के पास ना हो। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग ऐसा ही करेंगे। हम लोग पूरे गांव में अमीर हो जाएंगे। रतन तो बेचारा फिर से गरीब हो जाएगा। उस बेचारे को तो ये तक नहीं पता होगा कि उसके साथ ये सब करने वाला कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई है। वो कितना भी कर ले तो वो मेरे बारे में कभी ऐसा नहीं सोच पाएगा कि उसके बड़े भाई ने ही उसके साथ ऐसा किया है। अरे आप थोड़ा धीरे बोलिए। आपने सुना है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात पूरे गांव में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि रतन के साथ हमने ऐसा किया है, वरना गांव वाले हमें मार पीट कर भगा देंगे। हाँ हाँ ठीक है। और उधर दूसरी ओर रतन अपनी पत्नी लता को कहता है, अरे सुनती हो भाग्यवान, कुछ ही दिनों में
फसल कटाई का दिन आने वाला है। जैसे ही कटाई होगी हम पूरे गांव में जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। भगवान ने अगर हमें देने वाला बना दिया है तो हमें लोगों को देना ही चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपको पता है बुरा वक्त क्या होता है और आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। फिर जैसे ही थोड़ी देर में रात होती है, मदन बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप रतन के खेतों की ओर चला जाता है। अब उसके पास 2 पोटलियां थी, लेकिन जल्दबाजी में एक पोटली महेश के खेतों में डाल देता है। अब देखना रतन के बच्चे, कल अपनी फसल को देखकर सर पकड़कर रोएगा। ऐसा बोलकर मदन अपने खेतों में चला जाता है और दूसरी पोटली अपने खेतों में डाल देता है। क्या हुआ जी, डाल आए अपने खेतों में? हाँ हाँ भाग्यवान, अब कल सुबह होने का इंतजार है। कल सुबह अपने खेतों में बढ़िया फसल लहराएगी, वहीं रतन के खेतों में पूरी फसल मुरझा जाएगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर, सुनो जी, उठो, सुबह हो गई है। चलो अपने खेतों में देखने चलते हैं और रतन के बर्बाद खेतों को भी देखकर आते हैं। जल्दी उठिए। फिर दोनों पति पत्नी जल्दी से अपने खेतों की ओर चल देते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों सिर पकड़कर रोने लगते हैं। अरे ये क्या, आपने क्या किया? आपने गलत पोटली अपने खेतों में डाल दी। आपसे एक काम भी सही से नहीं होता। अपने खेत में जो फसल थी वो भी नहीं रही। अब आपकी वजह से हमें भूखे मरना पड़ेगा। जब अपनी खेतों का ये हाल है तो रतन की फसल और अच्छी हो गई होगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मदन घबरा जाता है। उसने जैसा जाल अपने भाई के लिए बनाया था उसमें वो खुद ही फंस गया। लेकिन अब बेचारा मदन करे तो क्या करे। ये बात वो किसी को बता भी नहीं सकता। अब उन दोनों को अपने किए की सजा मिल गई, क्योंकि उसके पूरे खेत बंजर हो गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, कभी भी हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।